प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, अंग्रेजी सीखने का मसला, अंग्रेजी सीखने की प्रॉब्लम आपकी लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सालों से अपने दिमाग में लेके घूम रहे हो। आप परेशान हो, आपने बहुत साल 5 साल 10 साल से सोच रहे हो यार अंग्रेजी सीखनी है, बट कैसे सीखूं। बताऊं आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। आपकी मेन प्रॉब्लम है, माना ये पूरी अंग्रेजी है तो आप बहुत सारा समय तो इस बात को सोचने में लगा देते हो कि यार इसमें इधर से एंट्री मारूं या इधर से एंट्री मारना ठीक रहेगा या इधर से, यार उसने तो इधर से एंट्री मारी थी। फिर इस अंग्रेजी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप सोचते हो यार पहले इसको सीखूं या इसको सीखूं या इसको सीखूं, और दूसरी बात यार ये बहुत सारे हैं नहीं सीखे जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए जो लाइफ है ना, ये बहुत छोटी सी है और इसमें अंग्रेजी सीखना उतना बड़ा मसला नहीं है। अंग्रेजी सीखने से भी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब है, अंग्रेजी सीखने को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। यानी अगर आपको सीखनी है ना तो इतना टाइम मत बिगाड़ो। मैं आज के वीडियो में आपको शॉर्ट टाइम में अंग्रेजी सीखने का सुपर सीक्रेट बताऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप फटाफट से अंग्रेजी बोलने लग जाओगे या पूरी अंग्रेजी आपके दिमाग में चली जाएगी, लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपने उन बातों को फॉलो किया, अपने दिमाग में डाला ना, तो 5-10 साल जो आप इतना टाइम लगा रहे हो ना, वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में भी आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं इंग्लिश को 2 भागों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 तरह के व्यूवर होते हैं। एक जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, दूसरे ऐसे जिनको बेसिक पढ़ना लिखना, या कोई स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो जो स्पोकन वाले हैं उनको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि वो चल पड़ेंगे। 10 साल से सोच रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, चलने से कुछ होगा। मैं आपको एक रास्ता बता दूंगा, आपको बता दूंगा भैया आप इधर से एंट्री मार लो, ठीक है। इधर से एंट्री मारने के बाद ये चीज कर लो। और दूसरे पार्ट में जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, उनको कुछ बातें बताऊंगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसकी बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्पोकन सीखना चाहते हैं तो स्पोकन सीखने वाले क्या करें। स्पोकन सीखने वाले, एक मैंने बड़ा गोला बनाया और एक छोटा गोला बनाया, इसके माध्यम से आपको बता दूंगा और वो सुपर सीक्रेट आपको मिल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर वीडियो की तरह एक खास जानकारी जो आपको दी जानी चाहिए। जानकारी ये है, यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है 1 बाय 1 करके विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। एक खास जानकारी और, उसमें स्पोकन का कोर्स अभी नहीं है, लेकिन जल्दी आपको महेश गुरुजी एप्लीकेशन पर स्पोकन का भी कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारी हेल्प तो आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, लेकिन आप डिटेल में स्पोकन करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो बड़ा गोला है ना, ये माना हमारी खोपड़ी है, हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है। और उसके अंदर जो छोटा गोला बना हुआ है, ये गोला माना हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो अंग्रेजी बोलता है, जो स्पोकन कर सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, थोड़ी साइकोलॉजिकल बात है। तो देखिए, जो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी जो आसानी से बोल लेते हैं, उनका ये एक्टिवेट है और हमारा ये एक्टिवेट नहीं है। तो इसको स्टिमुलेट करना है, यानी इसमें मोमेंटम लाना है। इसमें मोमेंटम लाने के लिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में समझ लेना। इसमें मोमेंटम लाने का एक ही तरीका है, इसको एक्टिव करने का एक ही तरीका है कि आपको, मैं लिख देता हूं, आपको जानबूझकर अंग्रेजी सुननी है, ठीक है। अंग्रेजी सुननी है तो सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जानबूझकर अंग्रेजी को सुनना है। कैसे भी सुनिए, इंग्लिश मूवी को देखिए, सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश में वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इंग्लिश को सुनिए। जब जब आप इंग्लिश सुनते हो, ब्रेन के इस हिस्से में मोमेंटम शुरू हो जाता है, जो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, आप समझ गए होंगे, सेम, जानबूझकर अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। अंग्रेजी जानबूझकर सुननी है, अंग्रेजी जानबूझकर बोलनी है। अगर आप ये 2 काम करने लग गए तो आपका ब्रेन का ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। माना कि, आप बिल्कुल सरल बता रहा हूं, माना कि इसको एक्टिवेट होने के लिए इन 2 चीजों की ही आवश्यकता है। आप मेरा यकीन करना, एक पल ऐसा आता है, उस पल तक तो पहुंचो यार। आप 5 साल से सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा करके भी तो देख लो ना, करके तो देखना जरूरी है ना। मतलब वो पल कैसे आएगा, जैसे कि आप जानबूझकर अंग्रेजी सुन रहे हो, आप जानबूझकर अंग्रेजी बोल रहे हो। अब बोल कैसे रहे हो, देखिए, कोई भी चांस हो, चाहे अकेले बोलो, किसी के साथ बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन आपको बोलना है।
जब जब आप बोलते हो तब तब आपके माइंड का ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, इसमें कॉन्फिडेंस आता है। अभी जो आप बोलने से डरते हो या नहीं बोल पाते, क्यों? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपका ये हिस्सा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और ये हिस्सा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ाता है जब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो, यानी जो चीज हमने प्रैक्टिस में लाई हो। कहने का मतलब आप ऐसा समझो, माना कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए पहले 1000 वर्ड बोलना जरूरी है, तब जाके आप ऑटोमेटिक बोलने लग जाते हो। और सरल बताऊं, ये जो हिस्सा है ना, इसको आप फिलहाल जानबूझकर सुनकर, जानबूझकर बोलकर, जानबूझकर एक्टिवेट कर रहे हो। लेकिन एक पल, एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है उसके लिए माना इसमें फिर मिटा दिया मैंने, 1000 सेंटेंस हमारे द्वारा बोले जाने चाहिए और कम से कम 15-20 मूवी, 50 मूवी, इंग्लिश मूवी हमें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। तब जाकर एक पल ऐसा आता है ऑटोमेटिक हमारे मुंह से इंग्लिश बाहर निकलने लगती है। कहने का मतलब है, एक साफ बात बताऊं मैं आपको, अंग्रेजी बोलना सीखना है ना, तो इंग्लिश ग्रामर सीखने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि इंग्लिश बोलना एक नकल का मामला होता है, जो आप सुनते हो ना उसको बाहर फेंक देते हो। और ये चीजें ऑटोमेटिक कब होती है? उसके लिए एक प्रोसेस है, एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये चीजें करनी पड़ती हैं। जब ये चीजें एक लिमिट तक हो जाती हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक सेल्फ ऑटोमेशन मोड पे चली जाती है, यानी आपका ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये बिल्कुल पक्का सीक्रेट है, आप चाहो तो मानना, आप चाहो तो मत मानना। एक बात और अब बताता हूं आपको, देखिए जब आप इंग्लिश मूवी को देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको झल्लाट आएगी। लेकिन मैंने क्या कहा, जानबूझकर आप ये कर रहे हो। एक मूवी देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, चौथी में आपको समझ में आने लगेगा। अब समझ में कब आता है? चौथी पे आता है, पहली पे नहीं आता। यही सीक्रेट है सीखने का, सक्सेस का भी यही सीक्रेट है। हम पहली में सब कुछ चाहते हैं, पहली में कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से देखिए बोलने की शुरुआत कैसे करें, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, पूरा सेंटेंस है तो आप शॉर्ट में ऐसे बोलिए ना। आपके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो गोइंग टू मार्केट, बस आप ये बोल दीजिए बाजार जा रहा हूं। या फिर वेयर आर यू गोइंग, वेयर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, गोइंग टू मार्केट। क्योंकि इंग्लिश जो स्पोकन है ना वो फ्रेजेस में चलती है, मतलब कोई तो पूरा सेंटेंस आएगा, कोई फ्रेज आएगा। फ्रेज मतलब आधा अधूरा सेंटेंस, मतलब इसमें सेंस आना चाहिए, सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जानी चाहिए। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाती है, इसमें सेंस पे फोकस किया जाता है। वर्ड्स और फ्रेजेस में इंग्लिश स्पोकन चलती है। बस आप इस तरह से अकेले बैठे हो घर पे, किसी से बस छोटे छोटे फ्रेजेस निकालना शुरू कर दीजिए। एक लिमिट तक आप निकालते रहोगे, यानी 1000 सेंटेंस, 2000 सेंटेंस आप बोल लोगे तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली जाने अनजाने में हमारे मुंह से इंग्लिश बाहर आने लगेगी। और ऐसा होता है। दूसरी बात, गलतियों से कभी मत डरना। अगर आप गलती कर रहे हो, सही ट्रैक पे हो, चुप बैठे हो, 10 साल से सोच रहे हो इंग्लिश बोलना सीखूंगा, मेरा बड़ा सपना है यार, सोचते रहो, ये जीवन निकल जाएगा, आप कभी नहीं सीख पाओगे। बस ये 2 काम शुरू कर दो, ठीक है। साधन, आजकल नेट का जमाना है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो ढेर सारे इंग्लिश आप सुन सकते हो, इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखिए जो इंग्लिश में, बस आपको सुननी है। कैसे? जानबूझकर सुननी है। आप उस इंग्लिश बोलने के लिए फीस दे रहे हो, आप पे कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और वो मेहनत एक दिन आपसे इंग्लिश बुलवा देगी। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अगर आप समझदार है तो आप समझ गए होंगे। आपको ये एक्टिवेट करना है, और ये एक्टिवेट होने के लिए आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। जब तक नहीं बोलोगे आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। तो ये तो हो गया कि स्पोकन वाले क्या करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि जो इंग्लिश पढ़ना, लिखना या ग्रामर के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किन किन बातों पे फोकस करें। मतलब हजारों टॉपिक हैं, बट कहां चोट मारें कि वो निशाने पर लगे और हमें जल्दी रिजल्ट मिले, हम सुपर सीक्रेट को जाने। और हाँ, जो स्पोकन सीखना चाहते हैं थोड़ा वेट करें, महेश गुरुजी एप्लीकेशन पर स्पोकन का भी एक कोर्स आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक बात और रह गई, आपके मन में एक क्वेश्चन रह गया होगा कि जानबूझकर अंग्रेजी बोलनी तो है बट किससे बोले। ये मुझे नहीं पता किससे बोलोगे, दीवारों से बोलोगे, खुद से बोलोगे, शीशे के सामने खड़े होकर, लेकिन बोलनी है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं है, और लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। भैया माहौल तो खुद बनाया जाता है, ठीक है। अपने छोटे भाई को पकड़ लो, अपनी मदर, फादर, किसी से भी कोई फ्रेंड होगा जो आपको झेल सके, जो आपकी गलत भी सुन सके, ठीक है, उसके सामने धड़ाधड़ बोलो, धड़ाधड़ बोलो, बेशरम हो जाओ, अंग्रेजी सीख जाओगे, ठीक है। पहले आपको एक बहुत काम की जानकारी बताता हूं। देखिए, ये तो आपने सुना होगा कि यदि हम अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। बट आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में किसके पास इतना टाइम है कि हम बाजार से बुक परचेज करें और उनको पढ़ें। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको कुकू FM
ये एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा, बहुत शानदार एप्लीकेशन है। देखिए वैसे तो मैं एप्लीकेशंस का प्रमोशन नहीं करता, बट ये एप्लीकेशन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। इस एप्लीकेशन में आपको 3000 से अधिक फेमस बुक्स किसी भी भाषा की हो, लेकिन आपको उसकी हिंदी समरी मिलेगी। ये कहने का मतलब है अब बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कानों में लीड लगाओ और बुक्स को पढ़ो। इसमें आपको सभी तरह की बुक्स अवेलेबल है, मोटिवेशनल बुक, हाउ टू बी गेट रिच, अमीर कैसे बने, इसके अलावा फेमस जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियां, सबका सब आपको हिंदी में मिलता है। इस एप्लीकेशन का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चार्ज 399 रुपीज है, लेकिन इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप गुरुजी 50 ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब है बहुत शानदार एप्लीकेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और गुरुजी 50 ये कूपन को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं वो कहां से शुरुआत करें, मतलब वो क्या पढ़ें। जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं, अभी और भी हैं, तो किससे एंट्री मारें कि अच्छे रिजल्ट मिले, यानी शॉर्ट टाइम में हम कैसे इंग्लिश ग्रामर पे कमांड करें, कैसे इसकी गहराई तक पहुंचे। तो ऐसे लोग जो इंग्लिश के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जो ग्रामर को सीखना चाहते हैं वो क्या करें, तो मेरी कुछ उनके लिए टिप्स है, ध्यान से सुनना। तो देखिए ये जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, तो एक न्यू कमर सोचता है, नया लर्नर सोचता है कि यार पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत फेमस है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, क्या इनसे शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यार पैसिव वॉइस अच्छा टॉपिक है, फेमस है, क्या ये पढ़ूं? नहीं। इडियम्स फ्रेजेस नहीं, नरेशन नहीं, क्वेश्चन टैग नहीं, पैराग्राफ नहीं। देखिए पैराग्राफ लेटर ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए ले लिए, ठीक है, वैसे ये ग्रामर में आते नहीं है, ये कंपोजिशन पार्ट में होते हैं। तो हम कैसे शुरुआत करें? तो देखिए अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में एंट्री मारनी है, इंग्लिश के बेसिक्स पे जाना है, तो शुरुआत में सबसे पहले एक छोटे बच्चे की तरह आप टेंस से शुरुआत कीजिए। ये मैंने आपको कई वीडियोस में बताया। मतलब टेंस एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिससे इंग्लिश में घुसना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। टेंस 12 है, पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर होते हैं, फटाफट से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, एक खेल सा होता है। लेकिन ध्यान रखना बहुत बाद में हमें ये फील जरूर आना चाहिए, हमारे दिमाग में बात भी आ जानी चाहिए कि यार टेंस तो कुछ भी नहीं था, टेंस तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। अगर ये बात आपके दिमाग में आई कुछ समय बाद, जब आप कुछ और टॉपिक्स में गए, तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। टेंस ही भगवान नहीं है, टेंस सेंटेंस के अंदर सिर्फ हमें समय बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत में क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि वो एक बहाना है, एक अच्छा खेल है। 12 टेंस है, 12 हेल्पिंग वर्ब है, 12 मेन वर्ब है, 12 पहचान है, तो एक काम मिल जाता है ना, और कुछ सेंटेंस से जान पहचान हो जाती है। अगर आपको इंग्लिश की गहराई को समझना है, इंग्लिश में एंटर होना है, इसके मूल तत्व को समझना है, तो आपको सेंटेंस पे फोकस करना होगा, सेंटेंस को समझना होगा। यानी पहले आपने टेंसेस पढ़ लिए, फिर आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। जो सेंटेंस है ना, उसी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी के अंदर मॉडल्स होते हैं, उसी के अंदर फ्रेजल वर्ब होती है। सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो सकता है, सेंटेंस के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंस नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में हो सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हो सकता है। तो सेंटेंस पे आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, सेंटेंस के स्वभाव को, नेचर को समझना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कहूँ मुकुल इज अ गुड बॉय, मुकुल एक अच्छा लड़का है, तो एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को मेरी नज़र से, मतलब एक ग्रामर की नज़र से आपको देखना आना चाहिए कि एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें मुकुल सब्जेक्ट है और मुकुल को छोड़कर जो बच गया, मुकुल तो सब्जेक्ट है, वो एक प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि सेंटेंस को छोड़कर, मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो बचे प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब कंपलसरी होती है और वर्ब को छोड़कर जो बचा, अब देखिए उसमें कंप्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एडवर्बियल को समझना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है, वर्ब को समझना जरूरी है। वर्ब पे तो मैं अच्छे से आऊँगा, धमाके से आऊँगा, क्योंकि बिना वर्ब के इंग्लिश को समझना बेकार है। वर्ब का कॉन्सेप्ट इंग्लिश का सबसे मस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मैं वर्ब पे इतना फोकस क्यों करता हूँ? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो जान डालने का काम करती है ना, वो वर्ब ही है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बेजान है, तो वर्ब तो मस्ट है, वर्ब को तो पूरी तरह आपको समझना ही है, ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। अब ये सब चीज़ें मैंने कई सारे वीडियोस में अच्छे से बता रखी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचे वो एक प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट के अंदर
एक वर्ब कंपलसरी होती है, यहाँ पे जैसे वर्ब इज है, यहाँ पे इज प्लेइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके बाद क्रिकेट एट दिस टाइम ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है। और ऊपर वाले सेंटेंस में मुकुल सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और ए गुड बॉय क्या है, एक कंप्लीमेंट है। ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं, इनको जानना, समझना, महसूस करना, भांपना बहुत जरूरी है, तभी हम इंग्लिश की गहराई में उतरते हैं। अब देखो नीचे वाले में देखो, हाँ मुकुल ये इज हो गया, ए गुड बॉय कंप्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट ही जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है। इन बातों पर मैं काफी सारी वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं, डिटेल नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी बातें आपको बतानी है। अब अगर देखो मोहन सब्जेक्ट हो गया तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट के अंदर इज और प्लेइंग हेल्पिंग ये तो वर्ब हो गया। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पूछे क्या और किसे, जो तरह ऑब्जेक्ट होता है। उसके अलावा अगर ऐसे वर्ड जो क्रिया के बारे में समय बताएं या उसका स्थान बताएं या कारण बताएं, एडवर्बियल होते हैं। तो ये सेंटेंस के पार्ट है, सेंटेंस के अंदर पाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों को हमें समझना जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब सेंटेंस को खोलना, सेंटेंस को एकदम से टुकड़े टुकड़े कर देना, उसके एक चीज को बता देना कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। इस सेंटेंस में मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, एट दिस टाइम क्योंकि मोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कब, इस समय, ये एडवर्बियल हो गया, ठीक है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा। दूसरे में हमने सेंटेंस को खोला। अब इसी में एक चीज और बची है कि सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स हमें आने चाहिए। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ होना या नहीं होना बताया जाए। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ये WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं। एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई आदेश दिया जाए या कोई निवेदन किया जाए या कुछ करने से मना किया जाए। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट किया जाए, खुशी या दुख प्रकट किया जाए। एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें शुभ या अशुभ कामना प्रकट की जाए। तो सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है, होगा वो सेंटेंस ही। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को खोल देना और सेंटेंस को देखते ही पहचान जाना। अब देखिए मोस्ट ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, सिंपल, जैसे मुकुल इज ए गुड बॉय, मुकुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, मुकुल इज पुअर, मुकुल इज अ डॉक्टर, इस तरह के। या फिर इट इज 10 o'clock, इट इज वेरी हॉट टुडे, जिनमें सर्दी गर्मी मौसम बरसात बताया जाए, किसी की उम्र बताया जाए, किसी का प्रोफेशन बताया जाए, या फिर किसी का स्वभाव बताया जाए, या फिर कोई चीज क्या है ये बताया जाए। सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनमें लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब पाई जाती है। ये जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब, किसी का स्वभाव बताया जाए, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। मतलब यहाँ से इंग्लिश खुलती है, इस बात में आपका फोकस करवाना चाह रहा हूँ। जहाँ भी ये चीजें मिले उन वीडियोस को देख लो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, आप इंग्लिश की जड़ में पहुंचोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं एक्शन वाले, जिनमें कुछ होना पाया जाए। तो जिनमें कुछ होना पाया जाता है उनमें ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है, कंपलसरी नहीं है। मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, होने के चांस कब होते हैं, जब उसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी सकर्मक क्रिया हो। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आप सेंटेंस पढ़ लो तो वर्ब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वर्ब, तो देखिए नंबर 1 पर टेंस पढ़ोगे, नंबर 2 पे सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 3 पे वर्ब। वर्ब का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खोल देना, 10 दिन लगे 5 दिन लगे, लेकिन खोल ही लेना। अब देखिए वर्ब के सबसे ज्यादा टाइप्स हैं। वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो वर्ब का जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, इनमें से जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इन्फिनिटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में जब आएंगे ना तो आप सोचोगे ये क्या है। भाई देखो, मेन चीज इंग्लिश का निष्कर्ष एक सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर ही ये सारी ग्रामर, सारी चीजें पाई जाती है। तो सेंटेंस को समझना। अब देखिए वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, मतलब फोकस करते जाओ, टेंस पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस के टाइप्स को देखना है, वर्ब को बहुत गहराई से समझना है। वर्ब को समझोगे तो ऑटोमेटिकली मॉडल, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएंगे, क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू, बी, हैव, उनसे सारे हेल्पिंग वर्ब निकले, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बढ़ना है, अगर गहराई में जाना है ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर आपको सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच की नजर से देखना आना चाहिए, यानी आप एक एक वर्ड को बता सके। नंबर 4 पे लिख दो इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच 4 पे, ठीक है। यानी जो सेंटेंस आपके सामने है उसमें एक एक वर्ड को उसके फंक्शन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में बताना। इंग्लिश भाषा में ऐसा बताते हैं कि 1,71,000 वर्ड है। अब वो जब सेंटेंस में आते हैं तो फंक्शन के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाते हैं। कोई नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। तो ये हमें आना चाहिए, ये भी इंग्लिश का एक रूट है, जड़ है। जैसे देखिए इस सेंटेंस में ढूंढते हैं, अब जो मोहन है
पहले तो हमने सेंटेंस को ऐसे देखा। देखो सेंटेंस को कैसे कैसे देख सकते हैं, जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो आपको सेंटेंस कैसे दिखेगा, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप ये बोलोगे और आप समझोगे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने टेंस बता दिया, इसमें इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, आईएनजी फॉर्म उसमें आती है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और मैं जीत गया, मैं इंग्लिश सीख गया। लेकिन वो पहली शुरुआत है। उसके बाद आप इसको ऐसे बताओगे कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट है, इसमें ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल है, ठीक है। अब तीसरी लैंग्वेज में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जब सीख जाते हो ना तो आप एक एक वर्ड को बता सकते हो। जैसे मोहन एक नाउन है, इज प्लेइंग वर्ब है, इस प्लेइंग को आप ऐसे बोल सकते हो कि इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। हाँ आप ये भी बता सकते हो कि जो प्ले है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है क्योंकि इसमें क्या लगाया जा सकता है, खेला क्या। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि प्ले एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो क्रिकेट फिर से अगेन एक नाउन है, ठीक है, किसी का नाम एक नाउन होता है। मैं नाउन पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि आप ऐसे बताने लग जाओगे, और जब आप ऐसे बताने लग जाओ तो आप देखिए सबसे खास बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ करके आपको एक प्राउड फील होता है, आपको ऐसा लगेगा हाँ मैंने इंग्लिश जाना, इसकी गहराई तक पहुंचा। इससे पहले आप बिल्कुल छोटे हो, सेंटेंस जब सीखते हो तो भी प्राउड आपको फील होगा, यार ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये पार्ट होते हैं, ये टाइप्स हैं, थोड़ा फील होगा, अंदर से आएगा। उसके अंदर अच्छा इज तो सिर्फ टेंस बता रहा है, मतलब जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बड़े गर्व से बोला था ना, वो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। आप सेंटेंस पे फोकस करते हो और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार वर्ड्स को बताते हो तो बहुत प्राउड फील होता है, आपको लगता है हाँ मैंने कुछ दमदार सीखा। आपको ऐसा वास्तव में ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश की जड़ तक पहुंचे। तो ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद एट दिस टाइम में एट एक प्रीपोजिशन है, दिस डिटरमिनर है, ठीक है, एडजेक्टिव में जाते हैं। टाइम अगेन एक नाउन है। इसी तरह से मुकुल नाउन है, इज वर्ब है। यहां पर ग्रामर के अनुसार ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि लिंक कर रही है सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से। ए आर्टिकल है लेकिन ये एडजेक्टिव में ही आते हैं। गुड अच्छा, देखिए किसी का नेचर है कि वो अच्छा है, मतलब किसी की विशेषता है तो एडजेक्टिव है, और बॉय किसी का कोई जाति है तो नाउन है। कहने का मतलब है इस तरह से आपको सेंटेंस को एक एक वर्ड को बताना आना चाहिए, फिर लगता है कि हाँ हम सीखे। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब आप सबसे पहले इंग्लिश आपका सीखने का मन किया, आपने इडियम्स और फ्रेजेस देखे, ठीक है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। माना आपने पैसिव वॉइस सीखी। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस तो एक सेंटेंस को कहने का नेचर है। जैसे कि अब ये सेंटेंस है मोहन इस समय क्रिकेट खेल रहा है, ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आप बदलोगे तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन एट दिस टाइम, क्रिकेट इस समय मोहन के द्वारा खेला जा रहा है, पैसिव वॉइस में बोल दिया। वो तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि किसी बात को हम एक्टिव वॉइस में बोले, पैसिव वॉइस में बोले। पैसिव वॉइस कोई ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसी नरेशन भी हमको चॉइस देता है कि किसी बात को डायरेक्ट स्पीच में कहना, किसी बात को इनडायरेक्ट वे से कहना, अपने शब्दों में कह देना, ठीक है। तो ये कोई, लेकिन मेन जो ग्रामर होती है ना वो होती है टेंस, सेंटेंस, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वर्ब पढ़ोगे तो इसके अंदर मॉडल्स आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब, ये चीजें हमारी भाषा को रोचक बनाती है। फ्रेजल वर्ब क्या है, ऐसा वर्ब, देखिए वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा होगा या एडवर्ब लगा होगा और कोई भिन्न अर्थ दे देगा, एक फ्रेजल वर्ब होती है जो स्पोकन में ज्यादा काम में आती है। रही बात हमारे लेटर और पैराग्राफ वगैरह, ये कंपोजिशन में आते हैं। जब हम इंग्लिश सीख जाते हैं, जब हम इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं ना तो हम लेटर लिख सकते हैं, मतलब सेंटेंस लिख सकते हैं। लेटर में और कंपोजिशन में, आर्टिकल में, रिपोर्ट में क्या है, आपको सेंटेंस ही तो लिखने होते हैं, तो आपको सेंटेंस को समझना होगा। आप कितने भी इंग्लिश सीख लेना, निष्कर्ष एक सेंटेंस में निकलता है, तो सेंटेंस पे आपको वर्क करना है। अरे यार सेंटेंस के बारे में एक बहुत खास बहुत जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। जब भी आप सेंटेंस को पढ़े तो दो चीजें आपको और पढ़नी है, बहुत जरूरी है, मस्ट है, जो इस गोले के अंदर लिखनी चाहिए थी बट मैं नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, है वो सेंटेंस के अंदर ही। तो देखिए जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें तो पहले फ्रेज लिखो, फ्रेजेस अब क्लॉजेज, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि एक फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको क्लॉज और फ्रेज मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पहले फ्रेज बता दूं मैं आपको, जैसे मैं कहूं आई सा अ ब्लैक कैट, मैंने एक काली बिल्ली देखी। तो देखिए यहां पे आई तो सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया। अब मैंने क्या देखा, बिल्ली देखी, लेकिन बिल्ली के साथ कुछ अतिरिक्त वर्ड और हैं जो बिल्ली को मॉडिफाई कर रहे हैं, बिल्ली के बारे में कुछ अतिरिक्त बता रहे हैं, मतलब बिल्ली अकेले नहीं आई, तीन वर्ड में आई, ए ब्लैक कैट। अब हेड वर्ड क्या है, कैट, ये ए और ब्लैक, एक और काली, ये इस बिल्ली से संबंधित वर्ड है, तो ये
कैट क्या है, नाउन, तो फिर नाउन एक वर्ड में नहीं आया, 3 वर्ड में आया, तो फिर नाउन फ्रेज हो गया। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जब ये सिंगल वर्ड में ना आए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड में आए, तो फिर फ्रेजेस होते हैं। तो हमारे सेंटेंस फ्रेजेस से भरे पड़े हैं। तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें तो कम से कम फ्रेजेस भी पढ़ ले कि फ्रेजेस क्या होते हैं। तो फ्रेजेस आप समझ गए होंगे। जैसे देखो इसी में देखो, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इज प्लेइंग 2 वर्ड है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब एक सिंगल वर्ड नहीं है। जैसे देखो मोहन प्लेज, मोहन खेलता, तो एक वर्ड है, इज प्लेइंग 2 वर्ड है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब फ्रेज के रूप में आया, तो वर्ब फ्रेज हो गया। ऐसे ही देखिए एट दिस टाइम, अब एट दिस टाइम क्या है, एडवर्ब है, समय बता रहा है। किसी सेंटेंस में टाइम बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। अब अगर मैं ये कहता मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो नाउ मतलब अब, एक ही वर्ड है तो ठीक है एडवर्ब हो गया। लेकिन एट दिस टाइम 3 वर्ड है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। सेंटेंस की लैंग्वेज में इसको हम एडवर्बियल कहते हैं। ये सारी बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में आपको फ्रेजेस निकालना आना चाहिए, ये सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। अब देखते हैं क्लॉज क्या होता है। तो देखिए आई सा अ ब्लैक कैट, मैंने काली बिल्ली देखी, तो ये ब्लैक कैट क्या है, इसमें फ्रेज है। अच्छा अब आपको क्लॉज बताऊं, जैसे देखिए व्हेन आई एंड, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, When I entered the room, माई रूम कर दो चलो फिर ठीक रहेगा, माई रूम एक फ्रेज और मिल जाएगा आपको। When, जब मैंने एंटर्ड किया माई रूम, मेरे कमरे में, I saw a black cat, तो मैंने एक काली बिल्ली देखी, ठीक है, ये है। अब क्लॉज कब होते हैं, जब आपके एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब पाए जाए, या 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब पाए जाए, यानी बात छोटी नहीं हो, एक ही बात में 2-3 बात बताई जाए, तो हमारे सेंटेंस क्लॉजेज में होते हैं। यानी सेंटेंस में देखिए जब एक ही बात बताई जाए, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब हो, तो फिर वो एक क्लॉज होगा, एक सेंटेंस होगा। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, तो फिर उसमें क्लॉजेज होते हैं। तो इसमें देखिए व्हेन आई एंटर्ड माई रूम एक क्लॉज हुआ, आई सॉ ए ब्लैक कैट दूसरा क्लॉज हुआ। अब ये किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है, तो फिर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और आई सॉ ए ब्लैक कैट एक मैन क्लॉज हुआ या इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब ध्यान रखना जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अब देखिए मैन क्लॉज तो है ही है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये 3 तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप जाकर डिटेल में देख लेना। इसके बाद सेंटेंस के बारे में एक और जरूरी खास बात, देखिए जब तक एक सिंगल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक जानकारी है, तो एक सेंटेंस होता है। लेकिन जब उसमें क्लॉजेज होते हैं ना, तो फिर वहां पे जाके सेंटेंस की वैरायटी और बढ़ जाती है। यानी जो सेंटेंस हमारे सामने आता है ना, वो एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है। सिंपल कब होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा एक जानकारी होगी। वो एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है जब उसमें कम से कम 2 मेन क्लॉजेज पाए जाएं। वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, वो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। इन पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जाकर देख लेना। तो सेंटेंस का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में जब आप सेंटेंस को कवर करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। इसके अलावा जो वर्ब पढ़ते हो, तो वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत बड़ा रूट है, बहुत बड़ा बेसिक है, जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी मैं भूल गया था, मिस कर गया था इसको, जब भी आप सेंटेंस पढ़े तो उसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस की जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो टाइप होते हैं कि असर्टिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा टाइप होता है फंक्शन के आधार पर, सॉरी स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको कई वीडियोस में बताई है। मतलब ये ग्रामर का रूट है, बेस है, इन चीजों पर ग्रामर खड़ी हुई है, ठीक है। और हाँ यार, मैंने यहाँ पे देखो प्रेडिकेट ही छोड़ दिया, मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। ए क्या था अपना, आर्टिकल था, और गुड क्या था, एडजेक्टिव था, और बॉय क्या है अपना, आगे नाउन है। अच्छा, एक गुड बॉय तीनों मिला के क्या है, एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ये इधर भी लिख देता हूं, ये ब्लैक कैट क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। इसके अलावा व्हेन आई एंटर्ड माय रूम, देखिए इसमें 2 क्लॉज है, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। कैसे पहचाने, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। जब एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो, 2 बात बताई जाए, जिसमें से एक मैन होगा एक सबऑर्डिनेट होगा, तो ये क्लॉजेज होते हैं। तो ये था अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, उसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये मैन क्लॉज पर अपने अर्थ के लिए निर्भर रहता है। और दूसरा मैन क्लॉज हो गया, मैन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये 3 तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, सिंपल हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इन सब पर वीडियो बने पड़े हैं। मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ कि इन चीजों पर आपको गौर करना है। ये चीजें जब हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हम इंग्लिश की रूट में पहुंच जाते हैं, उसकी जड़ में पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा सा प्राउड फील होता है, ठीक है। तो ये था वीडियो। हाँ, खास बात,
ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे जिनका मेंशन किया था इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे वीडियो देखो, आप किसी के भी देखो, बट देखो, इंग्लिश की गहराई में जाओ, अच्छा फील होगा, ऐसा लगेगा हाँ यार मैं सीखा। इसके अलावा मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, आप इन सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। परचेज नहीं करना चाहते तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस आपको एक राह दिखाई कि इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, इनको सीखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश का। और हाँ यार, एक बात मैं बताना भूल गया था, मैंने जो वीडियो में कुकू FM एक एप्लीकेशन है उसका प्रमोशन किया था, क्योंकि एप्लीकेशन मुझे अच्छा लगा था। मैं एक बात बताना भूल गया था, उसमें जो आप गुरुजी 50 जो कूपन कोड लगाओगे ना, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, वो शुरू के 250 यूजर्स को ही मिलेगा। यानी जो शुरू में जो 250 यूजर्स उस कूपन का लाभ उठाएंगे उनको ही वो डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि बाद में कहते हो मेरी बाल खींचो कि अरे सर आपने बताया था हमें नहीं मिल रहा, शुरू के 250 को ही मिलेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि बहुत काम की नॉलेज है। आपके साथियों को भी ये जानकारियां मिलनी चाहिए कि भाई इंग्लिश ग्रामर को कैसे कवर करें, उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।